बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आज आपका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला है। आपका नेवी एयरफोर्स कोई भी एग्जाम हो जो आने वाला है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर 24 क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक ऐड कर लूंगा। तो 25 क्वेश्चंस का आज ही टेस्ट होने वाला है और आज मैं यही चेक करूंगा कि कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो 25 में से 25 लाएंगे। एक बात बता दूं, 25 तो नहीं आने वाले, मुझे भी पता है। बेसिकली क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको उन कॉन्सेप्ट को इतना डेप्थ में नहीं पता होगा। फिर भी हम एक बार ट्राई करेंगे और आप भी जरूर ट्राई करिएगा। लास्ट में जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिएगा, वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो में कोई भी अब बातचीत नहीं होने वाली है। तो ये देखिएगा, सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन तक हम बात करेंगे। इसमें थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक है, ओके। यानी कि पहले सिनोनियम की बात करते हैं। तो सबसे पहला सिनोनियम आपके सामने ये है और ये है गैरलस। गैरलस, ये स्पेलिंग लिखा हुआ है गैरलस, GARRULOUS, गैरलस। अच्छा, गैरलस का मतलब क्या होता है पता? आपने देखा हो, गैरलस चिल्ड्रन होते हैं, गैरलस बॉयज होते हैं, गैरलस स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत बातें करते रहते हैं, बातूनी, जो बातूनी होते हैं, एकदम गप्पी होते हैं, गप्प सड़ा के चल रही है साहब। तो वो गैरलस मतलब एकदम एक ऐसे समझो जो बिल्कुल गैर की बात कर रहा हो, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो गैरलस का मतलब होता है टॉकेटिव। क्या होता है इसका मतलब? वो होता है टॉकेटिव। याद हो जाएगा, गैरलस का मतलब टॉकेटिव होता है। बाकी जो बच्चे हैं उनको आप देखिएगा, एक इसमें ये दे रखा है और ये है सीडेटिव। क्या है ये? सीडेटिव। सीडेटिव पता है? सीडेटिव मेडिसिन होते हैं, ऐसी दवाएं जो दर्द दूर करने वाली जो औषधि होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, उसे बोलते हैं सीडेटिव। एक है इसमें पॉजिटिव। सर जी पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव तो मतलब वही जिसे हम बोलते हैं ना, सकारात्मक। एक और है इसमें, और ये है आपका वोकेटिव। वोकेटिव आप सोच लीजिएगा वोकेटिव का मतलब क्या होता है। फिलहाल में हम बात बढ़ जाते हैं। तो गैरलस का मतलब होता है टॉकेटिव। जो गैरलस यानी जो गैरों की बात करता हो, जायज है, गैरों की बात करेगा तो एकदम गप्पी होगा, बातूनी होगा और एकदम ज्यादा बोलेगा वो। पहला वाला क्लियर हो गया। चार ऑप्शंस देखो, इस वजह से आप देखेंगे तो तकरीबन आपका 30 से 35 वॉकैब रेगुलर हर वीडियो में कवर हो जाता है। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। एक है टिंसल। टिंसल क्या होता है सर? बताता हूँ। टिंसल क्या होता है? टिंसल होता है एक तरह से कैसे बताएं, जैसे आपने देखा ना, जब आप क्रिसमस के ओकेजन पर क्रिसमस ट्री होता है, क्रिसमस ट्री में जो आप रंगीन फीते चारों तरफ लगाते हैं, है ना, रंगीन टाइप की जो फीते होते हैं, उन्हें बोलते हैं, यानी कि जो झिलमिल टाइप की होती हैं सजावट के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बोलते हैं टिंसल। टिंसल का मतलब वही हो गया सजावट के लिए, यानी डेकोरेशन। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा बताओ? इसका सिनोनियम हो जाएगा डेकोरेशन। अच्छा, टिंसल हो गया। एक है इसमें टिंकल। ए वाला है वो क्या है सर जी? टिंकल बताता हूं, ये थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं पेन। तो देखो टिंसल क्या होता है, माफी चाहूंगा, टिंकल। टिंकल आपने मैगजीन खूब पढ़ी होगी। तो मैगजीन में क्या होता था, टिंकल, जब आप बचपन में किसी भी इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो उससे पहले हमारे गुरु ने, मिस्टर कॉल फ्रॉम आगरा, उन्होंने सबसे पहले हमको टिंकल पढ़ना सिखाया था कि इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो टिंकल होता है एक तरह से, अरे टिंकल का एक मतलब और भी होता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ उसे टन टन की आवाज, वो भी टिंकल ही होता है। एक है इसमें टिन। सर टिन क्या होता है? ये आपको पता होगा, टिन माने होता है डिब्बा। एक है इसमें कलरफुल। कलरफुल का मतलब होता है रंगीन। तो फाइनली इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक है इसमें लेविरिंद। तो लेविरिंद का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझिएगा, काफी अच्छी है ये और ये नई भी हो सकती है। तो लेविरिंद का मतलब होता है एक तरह से भंवर जाल, है ना, घुमावदार। अंडरस्टैंड? उसे बोलते हैं मियंडरिंग। क्या बोलते हैं उसे? मियंडरिंग। ये जो लिखा हुआ ना, इसका सिनोनियम है मियंडरिंग। MEAN, मियंडरिंग। मियंडरिंग, अच्छा समझिएगा, जैसे रिवर होती है, रिवर को वो सॉरी इसे थोड़ा हटाता हूँ। रिवर जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है तो रिवर टेढ़ी मेढ़ी होती है कि नहीं होती? तो बस वही होती है, उसी को बोलते हैं मियंडरिंग। क्या बोलते हैं उसे? मियंडरिंग बोलते हैं। जैसे रिवर होता है, रास्ते भी तो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उसको ही टेढ़े मेढ़े उसी को बोलते हैं लेबिरिंद। आगे और देखो, पेसिंग। अच्छा पेसिंग, सर जी पेसिंग क्या होता है बताता हूँ। पेसिंग आपने देखा होगा, एक पेस ऐसा लग रहा है गति से संबंधित वर्ड है क्या? बाकी पेस, अब इसे आप ऐसे समझिएगा, जैसे आप टेंशन में है कि यार ये पेपर होगा कि नहीं होगा, कब होगा। अब आप रूम में कभी इधर चले जाते हैं और उसी रास्ते पर कभी बैक होते हैं, मतलब आगे पीछे घूमते रहना। जैसे रूम में टेंशन है कि साहब, है ना, तो टेंशन में क्या हो जाएगा, टेंशन में आगे पीछे, मतलब वही हो गया पेसिंग, उसे बोलते हैं पेसिंग। बाकी और अलग अलग वर्ड है। रोटेट का मतलब तो वही घुमाना, रोटेट करना, घुमाना। एक है इसमें रिंगलिंग। सर जी रिंगलिंग तो एक नया वर्ड है। देखो रिंगलिंग का मतलब होता है एक तरह से छटपटाना।
अंडरस्टैंड, कुल बुलाना उसे बोलते हैं रिंगलिंग। तो फाइनली इसका जो अब हम बात करेंगे इसके ऑपोजिट के बारे में। तो 4 5 6 सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं ऑपोजिट के। अब आप भी देख लीजिएगा कि आपने कितना पढ़ा है और क्या आपको इन सभी का ऑपोजिट पता है क्या। एक है इसमें कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है सर? जैसे कॉर्डियल स्माइल होती है, एकदम दोस्ताना स्माइल, एकदम मैत्री ना, दोस्ती वाली स्माइल, कॉर्डियल स्माइल। जैसे आपने देखा होगा, आप पेशाब जीजा और आप चले गए अपने ससुराल में, अब साली को जैसे ही पता चले ओ जीजा जी आ गए, तो उनकी जो स्माइल होगी वो क्या होगी? कॉर्डियल स्माइल होगी, एकदम दोस्ताना वाली, फिराएगी साफ सारी। तो खैर, कम टू द पॉइंट, कॉर्डियल स्माइल का मतलब क्या होता है? एकदम दोस्ती वाली स्माइल, है ना। जीएफ बीएफ, अरे साहब बीएफ पहुंच गए जीएफ के पास और एकदम खुश है कि ओ पप्पू आएगा। तो कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब ये कि एडजेक्टिव है ये, कॉर्डियल मतलब वही दोस्ताना। अब बाकी जो इसमें उल्टा हो जाएगा, बताओ वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, उल्टा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, सोच के। इसका उल्टा हो जाएगा हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल क्या हो जाएगा? जो विरोधी वाला, शत्रुता, दुश्मनी वाली, उसे बोलते हैं हॉस्टाइल। तो कॉर्डियल तो यहाँ पर दोस्ती वाली स्माइल थी, है ना, दोस्ती करने वाली, और इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हॉस्टाइल हो जाएगा। तो इसका उल्टा याद हो जाएगा आपको। बाकी अलग अलग और हैं, उनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। जैसे फास्ट माने तेज होता है, एक इसमें हर्ट फेल्ट। आपको पता होगा, इट्स अ हर्ट फेल्ट अपोलॉजी। कुछ भी गलती हो गई और आप अपने सर से बड़े ही दिल की गहराइयों से माफी मांगते हैं, रियली यार, हर्ट फेल्ट अपोलॉजी में सॉरी बोलता हूँ, पार्डन बोलता हूँ। तो हर्ट फेल्ट यानी दिल भी गिर गया उनके सामने, ऐसी सॉरी, ऐसी माफी, ऐसी अपोलॉजी, तो उसे बोलते हैं हर्ट फेल्ट। क्या बोलते हैं उसे? हर्ट फेल्ट। देखो कितनी बढ़िया स्पेलिंग है, अगर समझाने वाला हो और समझा के चले 4 ऑप्शंस को, तो कितना बढ़िया सीखने को मिलता है। एक है फ्रेंडली। फ्रेंडली वही दोस्ताना वाला। तो फाइनली हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, आगे देखिएगा, आगे और ये देखो, एक है इसमें इंस्टिंक्टिव। अच्छा, ये मैं आपके लिए छोड़ दूं क्या? ये चलो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। इंस्टिंक्टिव, इसका उल्टा क्या हो जाएगा ये आपको मुझे बताना है। बाकी मैं एक और बता देता हूं। जैसे इनेट है, इसमें एक स्पेलिंग लिखा हुआ है इनेट, यानी पहले वाला इनेट। इनेट का मतलब होता है जन्मजात से, प्राकृतिक, उसे बोलते हैं इनेट। क्या बोलते हैं उसे? इनेट बोलते हैं। एक और देख लीजिएगा, अच्छी स्पेलिंग बता रहा हूं आपको। जैसे एक है इसमें इनहेरेंट। क्या है एक और इसमें? इनहेरेंट। अब इनहेरेंट क्या होता है सर जी? इनहेरेंट भी वही होता है, पैदाइशी। एक इसमें इनबॉर्न। इनबॉर्न का मतलब हो जाएगा जन्मजात। क्या हो जाएगा? जन्मजात होता है। तो फाइनली इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताओ? वो हो जाएगा रैशनल। क्या हो जाएगा इसका उल्टा? रैशनल हो जाएगा। रैशनली इंस्टिंक्टिव का क्या होता है? उल्टा होता है। सर मतलब क्या होता है? इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है स्वाभाविक, और रैशनल का मतलब होता है जो तर्क संगत हो, जिसमें लॉजिकली यानी कि जो स्वाभाविक न हो। आगे बढ़ जाएंगे। एक और देखिएगा, काफी अच्छा है, वेनियल। वेनियल का मतलब क्या होता है सर? बताते हैं आपको। देखो, वेनियल का मतलब होता है क्षमा योग्य। क्षमा योग्य, क्षम्य, उसे बोलते हैं वेनियल। उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? जिसे पार्डन नहीं दी जा सकती हो, पार्डन के लायक नहीं हो, अनपार्डनेबल। भाई पार्डन क्या ना, पार्डन प्लीज, पार्डन मी, मतलब क्षमा कर दो। तो वेनियल, वेनियल मतलब होता है क्षमा करना, क्षमा योग्य। उल्टा हो जाएगा अनपार्डनेबल। क्या हो जाएगा इसका? अनपार्डनेबल। एक और देखो, माइनर। माइनर का वही नाबालिग होता है। पार्डनेबल का मतलब होता है क्षमा योग्य। क्लीन का मतलब होता है साफ। चारों याद हो जाएंगे। तो वेनियल पूछा जाए तो वेनियल मतलब क्षमा योग्य, उल्टा हो जाएगा अनपार्डनेबल। आगे बढ़ जाओगा। आगे इसका मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, चिंता मत करना। आगे देखो 7 क्वेश्चन है, और ये जो रेड कलर का जो है ना सर जी, इस जगह पर आपको देखना है इन 4 में से क्या आ सकता है और क्यों आएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो मैं पेन भी थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अब देखो ये लिख रहा है हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है लंबी दूरी के अंदर हार्ड वर्क का जो आपको रिजल्ट देखने को मिलता है एक लंबी दूरी के बाद में। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब पहले समझो। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के बाद हार्ड वर्क का सफलता यानी जो रिजल्ट होता है एक लंबे समय के बाद में आपको मिलता है। तो इसका जो सेम हो जाएगा इस जगह पर एकदम ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है सर जी। ये इसका मतलब होता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। आगे और देखिएगा, आगे एक और आगे आपका, आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लॉयर्स। अब देखो, अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हो जाएगा ये वाटर है और इस वाटर से मछली को बाहर कर दिया जाए, तो बाहर कर दिया जाए तो कैसा फील होगा बताओ?
कैसा होगा, असहज होगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, छटपटाएगा। तो इसका जो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनकंफर्टेबल। अ फिश आउट ऑफ वाटर, बताओ मछली को पानी से बाहर निकाल देंगे तो कंफर्टेबल तो भाई वो नहीं रह सकती, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अनकंफर्टेबल। आगे बढ़ जाएगा, द कर्वे द कर्वरी वाटर इश्यू led to apple of discord between the two governments। अब ये देखो, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब आपने खूब पढ़ा होगा। और सबसे पहले जब आप इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं तो सबसे पहले ज्यादातर यही दी जाती है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कॉज ऑफ क्वेरल, यानी झगड़े का कारण, झगड़े की जड़, उसे बोलते हैं। तो इसका जो सिनोनियम सॉरी इडियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ क्वेरल। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है और ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। अब एक बात बताओ, कोई आपसे बोले कि भैया कोई इंसान है, कुछ लोग हैं और वो अपने पैरों के नीचे घास को क्या है, बड़ा होने दे रहे हैं, मतलब घास को उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बड़ी कर रहे हैं। तो बताओ यार, पैरों के नीचे कभी घास क्या है बढ़ सकती है क्या? नहीं ना, वो तो बढ़ना उसका स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। अंडरस्टैंड, जूते के नीचे पत्थर कहीं रखे हुए हैं धरती पर, और उस पत्थर के नीचे आप देखना जो ग्रास होती है वो सूख जाती, पीली पड़ जाती है, बढ़ेगी नहीं। इसका मतलब आपने उसके बढ़ने को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो इसका जो सिनोनियम, इसका जो इडियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिलेड ड्यूरिंग द वर्क, यानी कि आपने क्या कर दिया, काम को करने में एकदम स्थगित कर दिया, देर कर दिया, फिर काम को रोक देना। तो इसका हो जाएगा डिलेड ड्यूरिंग द वर्क। ठीक है भाई, काम चल रहा है उसे आपने डिले कर दिया क्योंकि उसके ऊपर आपने पैर रख दिया, पंजा रख दिया। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द पुलिस स्मेल्ट द रेट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल, यानी कि लड़की की हत्या, लड़की की डेथ के बिहाइंड अब पुलिस को क्या है, स्मेल द रेट हो गया। अच्छा, आपने खूब पढ़ा होगा, स्मेल द रेट का मतलब होता है संशय होना। क्या होता है स्मेल द रेट का मतलब, कहना चूहे की बदबू आना। अब चूहे की बदबू आएगी तो जाहिर है दाल में कुछ काला है, शक होना, यानी उसे बोलते हैं सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी। कुछ न कुछ तो चक्कर है, कुछ न कुछ तो दाल में काला है, तो सस्पेक्ट दैट समथिंग इज फिशी। तो 4 ऑप्शंस को पढ़ करके आपको यहाँ पर अपना उत्तर लगाना है। ठीक है, गलत नहीं करना, आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखो कुछ वन वर्ड है और इन वन वर्ड को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ही आप कर सकते हैं, वरना सर आप गलत कर जाएंगे। सुनो पहले, वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय और पेन, प्लेजर और ग्रीफ, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको चाहे, जिसके सामने चाहे खुशी का माहौल हो चाहे दुखी का माहौल हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में गुमसुम सा चुपचाप एक पड़ा रहता है एक कोने में, ऐसे समझो। तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोलते हैं स्टोइक। क्या वो बोलते हैं, उस व्यक्ति को स्टोइक बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में शादी है तो थोड़ा नाचो, डांस वांस, पार्टी वार्टी सेटी करो, बाकी कुछ कोई मर गया है तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो स्टोइक पर्सन होता है। ठीक है, याद हो जाएगा स्टोइक। अच्छा, बाकी और पढ़ो। टोलेरेंट का मतलब आपको पता है, टोलेरेंट का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती नहीं होती, तो टोलेरेंट मतलब वही सहन से संबंधित ये वर्ड है, तो वर्ड को भी याद करना। टॉलरेंट मतलब सहनशील। एक है इसमें रिजाइंड, रिजाइंड का मतलब होता है संतोषी एक तरह से। जैसे आपको पता है, जब भी कोई ऐसी स्थिति जिसे आप नहीं चाहते, इसे बोलते हैं अप्रिय स्थिति को स्वीकार कर लेना। अब सपोज करिएगा आपने घर से बाहर पढ़ाई के लिए रूम लिया और वहां पर मच्छर काट रहे हैं, और ऐसे मच्छर काट रहे हैं कि दवा भी लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जाहिर है वो आपके लिए कैसी स्थिति है, रिजाइंड है। एकदम एकदम समझ लो कि उसे आप स्वीकार तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एक है पैसिव, पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। आगे देखिएगा, अ पर्सन हु इज ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, यानी कि सर जी इसका मतलब क्या हो गया, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके ज्ञान की वजह से वो सम्मानित है, उसे लोग बस उसके ज्ञान की वजह से उसे मान सम्मान देते हैं कि यार बड़ा ही बहुत नॉलेज है। जैसे आपके गुरुजी होते हैं या फिर आपके टीचर्स होते हैं, आपके माँ बाप होते हैं, वो भी पंचायत में अगर उनको सम्मान दिया जाएगा तो वो उनके ज्ञान की वजह से ही दिया जाएगा। तो इस ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं पता है आपको, उसे बोलते हैं आदरणीय, उसे बोलते हैं पूज्य, यानी वेनेरेबल। क्या होते हैं वो, वेनेरेबल। तो याद हो जाएगा, यानी कि जो सी वाला है वो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, वेनेरेबल। एक इसमें वेरेसियस। सर जी वेरेसियस क्या होता है, वेरेसियस बोले तो ईमानदार। क्या होता है वेरेसियस, ईमानदार। एक इसमें वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है चोट पहुंचाने योग्य, चोट पहुंचाई जा सकती है उसे, वो होता है वल्नरेबल। एक इसमें
एक और इसमें वर्जर, ये देखो बड़ी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसे। वर्जर, सर जी वर्जर क्या होता है? जैसे आपने देखा हो चर्च देखी होता आपने कि चर्च के अंदर जब वो पादरी होता है ना, पादरी, उसे हम पादरी बोलते हैं, मतलब हिंदू में पंडित होता है, बाकी वो पादरी होता है। तो वर्जर, वर्जर का मतलब होता है चर्च में जब पादरी के आगे डंडा लेकर के जाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, यानी कि जो पादरी है उसके सामने, उसके जस्ट आगे एक व्यक्ति होता है डंडा लेके चल रहा होता है, तो उस व्यक्ति को बोलते हैं वर्जर। तो सभी को मैंने बता दिया थोड़ा आपको। आगे देखो, एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील, यानी कि चोरी करने की तीव्र इच्छा, उसको हम एक शब्द है और उस शब्द को क्या बोलते हैं कि भैया चोरी करने की लत लग गई है, उसे बीमारी है, उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं? बताओ बताओ बताओ। उसे बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। बहुत बहुत से ने तो ये लगा होगा स्टोलोमेनिया, स्टीलोमेनिया लगाया होगा, लेकिन वो नहीं होता है, क्लेप्टोमेनिया होता है। बाकी अलग अलग वर्ड भी हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। एक है इसमें स्टीलोमेनिया। सर जी एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, स्टीलोमेनिया कोई वर्ड नहीं होता है, अंडरस्टैंड और नॉट। स्टेलियोमेनिया कोई भी वर्ड नहीं होता है, क्लेफ्टोमेनिया कोई वर्ड नहीं होता है, कैप्टोमेनिया कोई वर्ड नहीं होता है। तो आप गलती करें इसलिए जानबूझ के ये ऑप्शंस मैंने यहां पर रखे थे। आगे देखिएगा, प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी, यानी कि कोई वहां किसी कानून के तहत या फिर कोई संधि हुई है एक देश की दूसरे देश से, उसके खिलाफ, फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, आप माल का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे माल का आदान प्रदान जिस पर रोक लगा दी गई है, जिसे प्रतिबंध कर दिया गया है, फिर भी उस माल को आप एक देश से दूसरी देश ला रहे हैं और भेज रहे हैं, तो उसको हम बताओ उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। क्या बोलते हैं उसे? कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं सर जी। कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है तस्करी का सामान, यानी ऐसा सामान जिसे वर्जित कर दिया है, जिसे प्रोहिबिट कर दिया, उसे बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। अच्छा, बाकी स्पेलिंग और भी अच्छी है इसमें, तो कॉन्ट्राबैंड इज द राइट आंसर। ठीक है, कॉन्ट्राबैंड हो जाएगा इसका। अरे हम एक टेंशन क्यों ले रहे हो, एकदम अच्छे से करेंगे, कॉन्ट्राबैंड हो जाएगा। एक इसमें स्मगल्ड, आपको स्मगलिंग होती है ना, तो वही है स्मगल्ड। तो स्मगल्ड का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ। वही तस्करी किया हुआ, ये थर्ड फॉर्म है। एक इसमें काउंटरफिट, तो काउंटरफिट का मतलब होता है, काउंटरफिट मनी होती है, यानी कि कोई जैसे कोई रुपया है, 100 रुपये का नोट 2000 का, और उसकी आपने कॉपी कर दी, यानी जाली, रियल कोई चीज रियल है और उसका आपने कॉपी कर दिया, फर्जी बना दिया, तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? उसे काउंटरफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटरफिट मनी होता है, रियल का एकदम नकली पैसा बना दिया। एक है फॉर्ज्ड, तो फॉर्ज क्या होता है ये आप सबको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। फॉर्ज क्या है? फोर्जरी, तो वो ये फॉर्ज्ड, फॉर्ज मतलब जाली या नकली। आगे देखिएगा 26 देखिए, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल, क्या बोला मैंने, दोबारा पढ़ता हूं, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। इसका मतलब होता है कि उसे बोलते हैं नस्लीय समूह का अंतर्राष्ट्रीय विनाश कर देना, कि कोई पर्टिकुलर कोई किसी की हत्या कर देना, किसी जाति की हत्या कर देना, उसे खत्म कर देना, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं जेनोसाइड। क्या बोलते हैं उसे? जेनोसाइड बोलते हैं, यानी कि इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक है सर जी, बी वाला हो जाएगा। अब बाकी देखो, रेजिसाइड आपको होता है र माने राजा, तो रेजिसाइड राजा की हत्या होता है। होमिसाइड मनुष्य की हत्या, कि होम माने घर, घर में मनुष्य रहता है तो मनुष्य की हत्या। एक इसमें फ्रेट्रीसाइड, फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है भाई की हत्या, माने ऐसे समझो भाई से संबंधित होता है, तो फ्रेट्रीसाइड हो जाएगा भाई की हत्या। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा लगा जब मैं इसे ऐड कर रहा था। अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। आपने देखा होगा जैसे कोई प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, उनका काफिला चल रहा होता है, और उस काफिले में आपने एक चीज को नजर किया होगा कि यहाँ पर उस उनके आगे बाइक चलती है और उस पर एनएसजी के कमांडो होते हैं, यानी कि पीछे काफिला चल रहा है और उनसे आगे गाड़ियां चल रही हैं उनके एस्कॉर्ट के लिए, या फिर घोड़े चल रहे हैं, घोड़ों के ऊपर पुलिस बैठी है, हॉर्स राइड माउंटेड पुलिस बैठी है। तो ऐसे व्यक्ति को हम जो है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आउटराइडर। क्या बोलते हैं उसे? आउटराइडर, यानी कि जो सिक्योरिटी के लिए किसी भी काफिले के आगे पीछे जो लगाए जाने वाले एनएसजी कमांडोज होते हैं, पुलिस फोर्स होती है, जो घोड़ों के ऊपर, बाइक के ऊपर, गाड़ियों में जो है उनकी एस्कॉर्ट करती है, तो उसे बोलते हैं आउटराइडर। बाकी देखो नेविगेटर, अरे बड़ा अच्छा वर्ड है, काफी दिनों के बाद आया। नेविगेटर क्या होता है वो आप समझिएगा। नेविगेटर होता है दिशा दिखाने वाला, नाविक को बोलते हैं। आउटराइडर मैंने बता दिया, लेकिन फाइनली इसका क्या हो जाएगा? एस्कॉर्ट। माफी चाहूंगा, ये मैंने गलत टिक कर दिया है, इसका आउटराइडर नहीं होता है, उसे बोलते हैं एस्कॉर्ट। क्या बोलते हैं उसे? अ पर्सन इन अ व्हीकल और
ऑन हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, उसे बोलते हैं एस्कॉर्ट करना, समझ गया, यानी कि वही मार्ग का रखवाला, यार कि कोई रास्ता है और उसकी देखभाल करने वाला, उसे बोलते हैं एस्कॉर्ट। माफी चाहूंगा आउटराइडर मैंने गलत लगा दिया था, बट आउटराइडर का मतलब क्या होता है वो आपने समझ लिया होगा। एक केस में सिक्योरिटी काफी क्लोज थे, इसलिए मैं थोड़ा भूल जो ध्यान से अलग हो गया वो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो सबको पता होगा क्या होता है सिक्योरिटी का मतलब, वही देखभाल, आगे देखिएगा, ठीक है, वही सुरक्षा, उसे हम बोलते हैं। आगे बढ़ जाइएगा और आगे काफी अच्छा है, एक और है इसमें, तो फाइनली याद रखना इसका जो है वो बी वाला राइट आंसर है, एस्कॉर्ट वाला। आगे देखिएगा, अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का अध्ययन करता है, जो मेडल्स होते हैं उनका अध्ययन करता है, यानी मुद्रा का विज्ञानी, मुद्रा के बारे में अध्ययन करने वाला, उससे बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। क्या बोलते हैं, माफी चाहूंगा, न्यूमिज्मैटिस्ट इसे पढ़ते हैं, न्यूमिज्मैटिस्ट। तो याद कर लेंगे इसे, तो ये हो जाएगा न्यूमिज्मैटिस्ट, ये होता है, यानी मुद्रा विज्ञानी को बोलते हैं न्यूमिज्मैटिस्ट। अच्छा आगे एक और देखिएगा, और भी इसमें एक और दे रखा है इसमें, कॉइनिस्ट, ये कोई वर्ड नहीं होता, ये गलत यहाँ पर लिखा गया है, कॉइनिस्ट कोई वर्ड ही नहीं होता। एक इसमें न्यूवेरिस्ट, ये भी कोई वर्ड नहीं होता, और बाकी है एक इसमें मेडलिस्ट। तो मेडलिस्ट तो सबको पता होगा, पदक पाने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसे गोल्ड मेडलिस्ट बोलते हैं। जैसे गोल्ड के बाद लगा लिया ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हो गया। एक और इसमें एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, ये 4 है और इनमें से आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग किसकी है। ह्यूमरस की स्पेलिंग आपको करेक्ट बतानी है। पहले समझो, ह्यूमरस का मतलब होता है फनी मजाकिया टाइप का, तो ह्यूमरस की स्पेलिंग हो जाएगी HUMOROUS, HUMOROUS, यानी कि ए वाला है वो इसका राइट स्पेलिंग हो जाएगा। फाइंड द एरर, अब ये देखो 5 गलतियां हैं, 5 एरर्स हैं, और इनमें से देखता हूं कितने बच्चे 5/5 करेंगे। मुझे भरोसा तो नहीं है, 4/5 हो सकता है, लेकिन 5/5 शायद ना हो, बट फिर भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, इनको थोड़ा आपको ध्यान से समझ लेना है, गलती मत करना, गलती हो जाएंगी इसमें। आई विशल्ड, यानी मैंने सीटी बजाई, थ्राइस यानी मैंने 3 टाइम सीटी बजाई, विद फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स टूवर्ड द स्काई। जल्दी से सोच के बताओ, क्या इसमें कोई गलती नजर आ रही है क्या? सर बिल्कुल समझ में आ रही है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो, एंड से 2 वर्ब को जोड़ा गया, एक तो रेज है और एक है कि आई विशल्ड थ्राइस विद द फुल माइट, ये पूरा है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है पूरा पूरा, ये वाला। इसका मतलब विशिल को और रेज को जोड़ा गया एंड से। एक बात सोचो, जब आगे आगे बात की गई है पास्ट में, तो एंड के बाद जो वर्ब जुड़ेगी वो भी तो पास्ट में होनी चाहिए ना, तो इसलिए रेज नहीं रेज्ड आना चाहिए, इसमें डी लगा दीजिएगा, तो दोनों ही वो पास्ट बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता एक पास्ट में एक प्रेजेंट में, तो एंड से अगर नाउन जुड़ रहा है या वर्ब जुड़ रहा है, इनको भी थोड़ा आप ध्यान से पढ़ लिया करो। आगे देखिएगा, मैंने आंसर की भी हर इसमें चिपका रखी है ताकि आप पढ़ें रिवीजन करें, तो आपको आंसर भी कम से कम देखने को मिले भाई। आगे देखिएगा, आगे और भी अच्छे हैं। साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। इसको पढ़ने में और काफी बच्चे से गलत कर देंगे, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूं। जैसे आपको बोथ एंड के बारे में पता होगा, बोथ एंड ये कंजंक्शन होते हैं, बोथ एंड से जोड़ा जाता है, 2 नाउन जुड़ सकते हैं, 2 सब्जेक्ट जुड़ सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट जुड़ सकते हैं, कुछ भी हो, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, बोथ के बाद जो भी क्वालिटी आएगी वही एंड के बाद भी वही सेम करेक्टर होना चाहिए, यानी कि सेम क्वालिटी का होना चाहिए। यानी कि जैसे मैं क्या बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच आएगा ना, वो सेम होना चाहिए। अब ये देखो, यहां पर लिख रहा है साइंस एंड रिलीजन आर बोथ नेसेसरी। अब एक बात बताओ, बोथ देखो, पहली बात तो बोथ और नेसेसरी ये दोनों उल्टे लिखे गए, तो पहले नेसेसरी आना चाहिए, फिर यहां पर बोथ आना चाहिए, तो नेसेसरी के बाद में बोथ आएगा, तो मैंने यहां पर हटा दिया। अब देखो, बोथ के बाद फॉर आ रहा है, फॉर मैन एंड, अब बोथ के साथ एंड जुड़ता है, ये यहां पर दे रखा है, फिर लिख रहा है देखो फॉर, ये देखो सेम मिल गया कि नहीं मिल गया, ये सेम मिलना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो देयर आउटर, तो यानी कि ये बात आप याद रखें कि यहां पर नेसेसरी के बाद, क्योंकि आप बोथ का भी तो आपको जोड़ा बनाना है ना आपको, तो अब मान लो यहां पर बोथ के बाद आप नेसेसरी फॉर कर दोगे, तो फिर एंड के बाद में नेसेसरी फॉर तो नहीं आ रहा। जबकि अगर कोई बोथ एंड के बाद कोई नाउन आ रहा है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बोथ मैन एंड गर्ल्स, ये तो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्रीपोजिशन है तो वो दोनों में समान होनी चाहिए। अगर आप बोथ को यहीं पर रहने देते तो भैया नेसेसरी ये तो कुछ दिखाई नहीं, आगे भी नहीं लिख रहा है, तो इसलिए हमने इस जगह पर इस बोथ को यहां पर चिपका दिया था। आगे देखिएगा,
एट सर्टेन सीजन्स सम एरियाज ऑन मार्स इज सब्जेक्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। एक बात बताओ, इस पूरे में पहले आप ये देखो वर्ब कौन सी है, वर्ब है इज है ना इसमें, और इज से पहले ये जो सब्जेक्ट का ये पूरा हिस्सा है कि नहीं बताओ, ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट उसे बोलते हैं कि वर्ब से पहले का जो हिस्सा जो काफी चीजों से मिलकर के बना रहता है, उसमें एक प्रीपोजिशन भी आती है, जैसे ये इसमें प्रीपोजिशन है। तो याद रखना, कोई भी वर्ब से पहले अगर कोई हिस्सा ऐसा आ रहा है जिसमें प्रीपोजिशन आ रही है, तो याद रखिए उस प्रीपोजिशन से जो पहले नाउन होता है, इस नाउन पर ये जो वर्ब होती है वो डिपेंड करती है। तो एरियाज प्लूरल है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं प्लूरल होने की वजह से मैं इज की जगह पर यहां पर आर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ जाओ। आगे देखिएगा, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, शायद समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिएगा, यहां पर लिख रहा है एज एन आर्टिस्ट, यानी आर्टिस्ट की वजह से, आर्टिस्ट है एक तरह से वो, क्योंकि वो आर्टिस्ट है। राजू इज एज गुड, राजू इतना अच्छा है जितना, इफ नॉट बेटर देन रमेश, राजू इतना अच्छा है जितना रमेश से भी ज्यादा है, मतलब एक तरह से वही ये बात कर, नॉट बेटर देन रमेश, यानी राजू इतना अच्छा है, वो कह रहा है कि नॉट बेटर देन रमेश, रमेश से ज्यादा अच्छा नहीं है वो। अब ये समझिएगा, इन दोनों में एक चीज जो कॉमन होती है वो आपको पढ़ना है कि जब दो डिग्री अगर दे रखी हो, एज गुड एज, आपने एक डिग्री पढ़ी होगी, जब पॉजिटिव डिग्री आती है तो एज गुड एज वाली डिग्री देखिए, एज के बाद भी एज आता है। तो रूल ये होता है कि जब दो डिग्री का प्रयोग एक साथ किया जाए तो बनावट के दृष्टिकोण से दोनों डिग्री अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। तो इसलिए मैं पहले कहता हूं पहली वाली जो पॉजिटिव डिग्री है वो उसे पूर्ण करेंगे, तो एज गुड के बाद एज के साथ एक और जोड़ा चलता है वो एज, अब ये पूर्ण हो गया। बाकी दूसरे वाला तो कंपैरेटिव है, वो एकदम सही है, इफ नॉट बेटर देन रमेश, ये एकदम सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। एज गुड एज हो जाएगा और आपको ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा कि एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश, ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। आगे देखो, लास्ट है, द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। इसको जो सही करेगा वो एकदम अच्छा स्टूडेंट होगा, क्योंकि ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बात बताओ, इस वाले हिस्से में एक चीज आप देख रहे होंगे, इस वाले हिस्से में दो बार दो चीजें आ रही हैं, एक तो नॉट भी आ रहा है और एक हार्डली भी आ रही है, जबकि दोनों ही नेगेटिव हैं। तो भाई दोनों नेगेटिव है तो एक साथ दोनों को तो नहीं रख सकते, या तो हार्डली को हटा दो या नॉट को हटा दो, इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते। तो मैं क्या कर देता हूं, इस नॉट को मैं हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा हार्डली, ठीक है, याद हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक आपको मैं ईडियम पूछता हूं, और वो ईडियम है, ये 25 हो जाएंगे, फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब क्या होता है, ये ईडियम है, सुन लीजिए ऑप्शन, टेम्पररी, इमीडिएटली, अर्जेंटली, परमानेंटली। फॉर गुड का मतलब क्या होता है, एक बार दोबारा समझ, जैसे आई एम लीविंग द यूएसए फॉर गुड, इसका मतलब फॉर गुड का मतलब आपको बताना है, ईडियम है ये एक, टेम्पररी, इमीडिएटली, अर्जेंटली एंड परमानेंटली। इन चारों में से क्या होगा, अब आपके हो गए 25/25, ये 24 मैंने लिखे थे, ठीक है। तो अब आप मुझे पूरा स्कोर करके बताइएगा कि कितने विद्यार्थियों के 25/25 हैं। जिसके भी 15 नंबर आ गए, मतलब सर में एक बात तो मैं कहना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छे हैं, काफी पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी तरह से मैंने इनकी आंसर की भी यहाँ पर दे रखी है। जब भी मैं इसका पीडीएफ आपको दूंगा तो उसमें आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलो, आंसर की के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में गलती क्यों है। अगर हम बता रहे हैं या फिर हमारे दिमाग में ये आ गया कि ए है या बी ऑप्शन है, तो वो क्यों है, बाकी जो अदर बचे वो क्यों नहीं हो सकते। इस सवाल का जवाब जब आपके दिमाग में आ गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी अंग्रेजी बहुत बेहतर हो चुकी है और आप बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो सीखने की उम्र है, बहुत कुछ सीखने को जो है समय है, इतना जल्दी बहुत सारी चीजें नहीं सीखी जा सकती, समय लगता है किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। तो आप जिन बच्चों को वोकैब लर्न नहीं होती हैं, इडियम्स नहीं याद होते हैं, तो वो निराश ना रहे, क्योंकि एक समय लगता है इन सब चीजों को याद करने में, पढ़ने में, ठीक है। चलो, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को बिना लाइक किए हुए शेयर किए नहीं जाना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि इंग्लिश मतलब राम सर, और इंग्लिश यदि आपको पढ़ना या सीखना आपके एयरफोर्स नेवी के लिए क्रैक करने के लिए और पूरा स्कोर प्राप्त करने के लिए, तो राम सर से इंग्लिश आप जरूर पढ़ें। ये आपका सजेशन होना चाहिए आपके आने वाले नेक्स्ट विद्यार्थियों के लिए। थैंक यू।